अस्सलाम वालेकुम। आज सियासी मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी इकॉनमी के ऊपर बात कर लें। जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस जो हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में नज़र आई है। और जो यूएस इकॉनमी और यूरोपियन इकॉनमीज़ का जो डेटा सामने आ रहा है और जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की इन्वायरमेंट है, यूएस 5.25 पे शायद अपना पॉलिसी रेट ले गया यूएस फेडरल रिजर्व। तो ज़ाहिर बैंकों की जो उनके सूरत हाल है, 2-3 बड़े बैंक जो हैं उनके शदीद बहरान का दुचार है। लगता नहीं है कि यूएस इकॉनमी जल्दी से रिकवर करने वाली है, लगता नहीं है कि यूरोपियन इकॉनमी जल्दी से सूरत हाल से बाहर निकलने वाली है। तो ऑयल प्राइसेस जो WTI प्राइसेस हैं वो $70 से नीचे चली गई हैं और जो ब्रेंट की प्राइसेस हैं वो $72 पे राइट नाउ है। लेकिन जो ट्रेंड जारी है, अगर ये परसिस्ट करता है तो ये दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा कि ये $65-66 की रेंज में आ जाएंगी जल्दी से। पाकिस्तान में शायद मेजर रिलीफ पाकिस्तान को एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर मिल सकता है कि अगर ये $60-65 की रेंज के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूल ऑयल प्राइसेस चली जाएँ और लोगों की ज़िंदगियों में भी थोड़ा सा सुख का सांस आएगा। 37 से 38% इन्फ्लेशन के ऊपर कोई बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता और पाकिस्तान की इकॉनमी का पूरा बेड़ा गर्क जितना हो सकता था नहीं सरसे में हुआ। 50% से ज़ायद रूरल सेक्टर के अंदर फूड इन्फ्लेशन फिर रहा है और 37.4% या 2% इस वक्त हेडलाइन ओवरऑल जो CPI इंडेक्स है उसके ऊपर काम हो रहा है। तो कैसे सर्वाइव करेगा पाकिस्तान? 21% के ऊपर पॉलिसी रेट है और IMF कह रहा है कि ये इन्फ्लेशन अभी बहुत ज़्यादा है, पॉलिसी रेट 21% भी कम है, इसको और ऊपर लेके जाएँ। तो प्रैक्टिकली हम सारा कुछ पूरी इकॉनमी को बिठा चुके हैं, लेकिन मज़ीद बिठाने के लिए भी इकदाम करेंगे तो फिर भी इन्फ्लेशन नीचे नहीं जानी। ऑयल प्राइसेस गिर जाए तो फिर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपका रुपया संभल जाए, ऑयल प्राइसेस में इस्तेहकाम आ जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले 3 साल 4 साल के अंदर आपको सांस लेने की गुंजाइश मिल जाएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक बयान है, अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शकील अहमद साहब उन्होंने मुझे उसको शेयर किया, जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आइंदा साल के बजट के अहदाफ हैं, ख़ास तौर पर माली खसारा, उसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, उस पर बात करके फिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे और फिर अगली किस्त जारी होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो बजट खसारा आपका क्यों इतना ऊपर चला गया? बजट खसारा हमारा बहुत ऊपर है, वो 5,000 अरब से ज़्यादा हम इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कर रहे हैं। जो कर्ज़े हम पाकिस्तानी बैंकों से उठाते हैं उसके ऊपर 21% का तो पॉलिसी रेट है। तो जो हम पहले 2,000 दे रहे थे, अब 5,000 रुपया सालाना सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। आप 7,000 7,500 अरब रुपया टैक्सों की मद में इकट्ठा करते हैं और उसमें से 5,000 या 5,500 अरब रुपया सिर्फ बैंकों को दे देते हैं। बैंक्स पाकिस्तान में सुपर रिच है और बजट का बेड़ा करके और लोगों का बेड़ा करके इस सूरत हाल से में निकलने के लिए स्ट्रेटजाइज करना पड़ेगा। ये एक लंबे अरसे के लिए अगर पाकिस्तान को आप ऐसे ही चलाएँगे तो आबादी का बड़ा हिस्सा आबादी का इस काबिल नहीं रहेगा कि 2 वक्त की रोटी खा सके और बिल अदा कर सके और बच्चों को स्कूल भेज सके। तो हमें इसके लिए कोई हिकमत अमली सियासी सतह के ऊपर तय करनी पड़ेगी। उसके अलावा इस बहरान से निकलने की कोई और सूरत मुझे आसान सूरत कोई नज़र नहीं आती। बहुत पेनफुल एडजस्टमेंट एक प्रोसेस है जो 3 से 4 साल कम अज़ कम उसकी मुद्दत होती है, उससे गुजरेंगे तो फिर आपको सांस लेने का मौका मिलेगा। शॉर्टकट उसका पोलिटिकल सोल्यूशन है, सियासी इस्तेहकाम ले आएँ, थोड़ा सा इकॉनमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, फिर हो सकता है कि हम इस मुद्दत को कम करके 2 से 3 साल लें, नहीं तो ये अरसा लंबा हो जाएगा। इसका ओवरनाइट कोई सोल्यूशन अभी हमारे पास नहीं है, जितना हम नीचे डूब चुके हैं। ये पाकिस्तान की इकॉनमी की आज की सूरत हाल है। जो पॉलिटिकल साइड के ऊपर कल सुबह सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इलेक्शन के एक दिन इलेक्शन के हवाले से जो पिटीशन है शाह खावर की, उसके ऊपर कल सुबह दोबारा समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना 27 अप्रैल की जो समाअत थी उसका एक तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 14 मई का जो ऑर्डर है वो अभी तक फील्ड में है और हमने हुक्म नहीं दिया, कोई ऑर्डर पास नहीं किया कि आप आपस में बातचीत करें। ये खुद से सियासी जमातें बातचीत करके अगर किसी तस्वीर पे आ रही हैं तो वो ठीक है। उसके ऊपर उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम सियासी जमातों को भी सुन लेगी, अटॉर्नी जनरल से भी सुन लेगी। PTI ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा दी है। जो PDM और PTI की बातचीत का लुबेल बाब है, अभी तक 2-3 नुक्ते हम बता सकते हैं कि बड़ी खबरों के तौर पर कि क्या है। एक तो ये है कि एक दिन में इंतखाबात के ऊपर PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में इत्तफाक राय पैदा हुआ है कि हाँ ये बात ठीक है, एक ही दिन इलेक्शन करवाने चाहिए। दूसरा इशू बड़ा थॉर्नी है कि वो इंतखाबात कब होने चाहिए। इंतखाबात के ऊपर जो PDM का मौक़िफ़ है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी फिर होंगे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका मौक़िफ़ यह है कि आप अभी से बाकी असम्बलियों की डिसोल्यूशन और केयर टेकर सेटअप के ऊपर बातचीत करें और जुलाई के अंदर इंतखाबात के ऊपर ले जाएं। एक तासुर यह है कि शायद ये 30 सितंबर या अक्टूबर के पहले 1-2 रोज़ के अंदर दोनों फ़रीक़ैन इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सकते हैं और उसके लिए कंडीशनल है ये ऑफ़र PDM की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में जो उनके इस्तीफ़े अभी तक प्रोसेस नहीं हुए, कोर्ट ऑर्डर की वजह से ऑन होल्ड है, वो आप लोगों को कौमी असम्बली में हम वापस ले आएँगे। यहाँ से उस इलेक्शन रिफॉर्म के पूरे प्रोसेस को एक कानूनी शक्ल देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाले हिस्से के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय अभी नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर से ये इत्तफ़ाक़ राय नहीं होगा। बहरहाल ये सियासी जमातों को आपस में ही तय करना चाहिए और
सुप्रीम कोर्ट को इस सियासी लड़ाई के अंदर ख़ुद को अपना दामन बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो सूरत हाल है जिसमें कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ ने और बाकी लोगों ने बहुत धुआंधार तकरीरें की, उससे इम्प्रेशन ये भी मिलता था कि एक कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मिस्टेक की है एक इलेक्शन का शेड्यूल जारी करके 21 अरब का ऑर्डर जारी करके, तो अब उसको और थोड़ा सा खींच लें इस सियासी बहरान के अंदर, ताकि अगर वहाँ से सख्ती बरकरार रहती है तो उनके भी दामन के ऊपर यहाँ से छींटे ऐसे पड़े तो उनको अपना आप बचाना मुश्किल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को इस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरा हैं मोहम्मद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, हाफिज़ हमदुल्ला साहब हैं PTM से, और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहब को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। ख्वाजा आसिफ का आपको पहले एक स्टेटमेंट ही सुना देते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। दो आईनी अदारे जो हैं वो आमने सामने जो है आ चुके हैं। आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन जो वो कर रहे हैं, जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो क्लैश है। जस्टिस मुनीर से लेके रीसेंट पास तक जो है या इस वक्त जो हाल है प्रेजेंट जो है उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। 4 लाख केसेस पेंडिंग है, ये हमारी अदलिया का हाल है। मातम करने का टाइम है, ये मुकदमे तो निपटाएं, उसके बाद हमसे भी दस्तों गिरबान हो लें। ये बात जो है ये बिल्कुल ज़हनशीन होनी चाहिए तमाम अदारों को। हम अपनी तख्लीक को कभी वायलेट ना करेंगे, ना होने देंगे। नूर आलम साहब को भी सुनवा दें। सर 10 साल का इन्होंने ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 16 मई को 2023 को 1:30 पे सर हमने पब्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हैं उनको बुला लिया है सर। उसी के साथ जनाब साकिब निसार साहब जो साबिका चीफ जस्टिस हैं उनको भी मोमन डैम और बादशाह डैम के पैसे हैं उसकी उन्होंने अमाउंट डिक्लेयर वो बताई नहीं है, उसके भी हमने रिकॉर्ड मांगा है। चीफ जस्टिस हो, जजेस हो, उनको कितनी सैलरीज, रिटायरमेंट, प्लॉट्स और इसका भी रिकॉर्ड हमने सर मांग लिया है। तो जी ज़ुबैर साहब, ये एक टकराव वाली कैफियत है जिसमें आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ब्रेक लगाइए, नहीं तो दोनों को बचने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, एक तो नदीम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आवाम जो हैं 22-23 अब तो सुना 24 करोड़ हो गए, वो परेशान है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारियों पर भी। और वो ये है कि वो सबसे ज़्यादा उनके लिए तो खाना पीना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए रहना और मईशत जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, पीछे होती है बाकी सारी चीज़ें, सियासत और रियासत और ये वो। और मैं तो हैरान हूँ कि तकरीबन कोई एंकर जिक्र तक नहीं करता, एज एफ के ज़बरदस्त हमारी मईशत चल रही है और लोग पुरसकून बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है आपको मैं ज़रूर आपकी तारीफ़ करूँगा कि आप वंस इन अ वाइल ज़रूर जिक्र करते हैं और लोगों की परेशानी का भी आप जिक्र करते हैं और बहुत ही परेशानी है, जाहिर सी बात है। और इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, चूँकि ये मेरे लिए तो सर आपकी हुकूमत में इस परेशानी में बहुत इजाफा किया है, इसीलिए आप इलेक्शन में जाने से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं एक तो इसमें स्टेट बैंक का जो आपने पॉलिसी रेट का जिक्र किया था, मेरा ख्याल है स्टेट बैंक को अभी तक समझ ही नहीं आई है कि उनका पॉलिसी रेट किस तरह से इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकता, क्योंकि उसका कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। फूड इन्फ्लेशन की आपने जिक्र किया था, फूड इन्फ्लेशन का पॉलिसी रेट से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा जो बोरोअर है उसका लैंडिंग का जो कमर्शियल बैंक्स की हैं, जिसके जो आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जी ताकि मनी सप्लाई कम हो, मनी सप्लाई कम हो ही नहीं सकती, बिकॉज अगर फिस्कल डेफिसिट हुकूमत का ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो फिर चाहे रेट 10% हो या 21% हो, हुकूमत पाकिस्तान ने तो अपना फिजिकल खसारा पूरा करने के लिए उतनी बोरिंग करनी है। इसलिए 75% ऑफ ऑल लैंडिंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स इज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है उसका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, बल्कि जो आपने जिक्र किया उसका नुकसान ये है कि उसकी वजह से डेट जो है, डेट सर्विसिंग वो बढ़ जाती है और वो भी माली खसारे में और ज़्यादा बजट खसारे में कंट्रीब्यूट कर रही है। दूसरा IMF के साथ जो मुझे तो ये जो आपने अभी भी बताया और जो मेरी इतला भी है कि जी बजट के जो अहदाफ हैं वो सारे वो रिव्यू करेंगे IMF। तो अगर वो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि 1-1.5 महीना तो गया, और IMF का जो प्रोग्राम है वो तो है ही 30 जून तक।
which means कि this will send such a wrong signal to all the financial institutions, हमारे दोस्त ममालिक को, कि अगर ये IMF नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे प्ले आउट होगा, कि जून 30 को तो ये IMF प्रोग्राम ख़त्म हो रहा था और अभी तक तो 9th रिव्यू का वो एग्रीमेंट नहीं हुआ, और फिर मई की 9th को या 10th को IMF की बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद जून में होगी, और अगर एहदाफ ही के बेसिस पर उन्होंने फैसला करना है, सो IMF ने गोल पोस्ट भी शिफ्ट किया है, और मुझे तो नहीं समझ आती कि उसकी क्या वजूहात हैं, लेकिन उसकी वजह से मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो आपने नंबर्स थोड़े बहुत बताए हैं। जुबैर साहब, आपकी हुकूमत तवील अरसे तक याद रखी जाएगी, एक साल के अंदर जो आपने मैस क्रिएट किया है लोग आपको याद रखेंगे। नहीं, वो हमदुल्ला साहब उसका जवाब देंगे मेरा ख्याल है, उनके पास, बिकॉज ही इज़ क्लोजर टू द सीन, उनके पास डेफिनेटली जवाब होगा। हमने कुछ इनहेरिट किया था, जो मईशत इमरान खान ने तबाही फेरी थी, बहुत सी चीज़ें इनहेरिट की थी, तो एकदम से तो ठीक हो नहीं सकती थी, एंड दैट इज़ वाई एक हुकूमत जब आती है, आपने 3-4 साल का जिक्र किया, वो 3-4 साल उस वक्त शुरू होंगे जब इलेक्टोरल प्रोसेस के थ्रू एक नई हुकूमत आएगी और 5 साल का उसके पास पीरियड होगा, और वो फैसले करेगी रिफॉर्म्स वगैरह के हिसाब से, जो आजकल नहीं हो सकते। मतलब आप एक साल में तो नहीं एक्सपेक्ट करते कि टैक्स रिफॉर्म्स हो जाएंगे, एक साल में एनर्जी रिफॉर्म्स हो जाएंगे, एक साल में स्टेट इंस्टीट्यूशंस को ठीक कर दिया जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। हमदुल्ला साहब से पूछ लेते हैं, 3-4 साल का। जी जी जी, हमदुल्ला साहब, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे कि इकॉनमी बैठती जा रही है और कोई यकीनी सूरत हाल हमारे सामने नहीं है। हम रोज़ सुनते हैं कि IMF की शराइत पूरी हो गई हैं, और इसी शराइत को पूरे करते करते 8 महीने गुजर गए हैं, अभी वो एक फिर नई शर्त लेके आ गए हैं कि बजट के नंबर भी पहले क्लियर करेंगे फिर एग्रीमेंट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम भाई। देखिए मेरे भाई ज़ुबैर साहब ने जो तफसील बताई वो अपनी जगह पर एक हकीकत है, लेकिन हम ये सवाल क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि आज जो मखदूस सूरत हाल है माशी हवाले से, माशी तबाही की, इसकी बुनियादी वजह क्या है? आज जो IMF हमारी एक ही बात पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं है, इसकी वजूहात क्या है? इसकी एक ही वजह है, वो है इमरान खान की एक नाकाम हुकूमत। उन्होंने इस रियासत को जलील किया है पूरी दुनिया में, अपनी सियासत के लिए उन्होंने रियासत को डबो दिया। एक तो उन्होंने मुआहदा किया, वो मुआहदा उन शराइत पर किया जो आज उसका नुकसान मुल्क भी भुगत रहा है और कौम भी भुगत रही है। फिर उसी IMF के सर हाफिज साहब, यहाँ थोड़ी सी मैं आपकी चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें थोड़ी सी इस पर अपडेट कर लेना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि 9 अप्रैल 2022 में जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद होगी, तो उस दिन आप जितना भी इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर डालें सारा सच है, जितना इल्ज़ाम हफीज़ शेख को दें, असद उमर को दें, सब बातें दुरुस्त होंगी। फिर एक एग्रीमेंट आपने नया IMF के साथ किया मिफ्ता इस्माइल ने, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ पहले वाली चीज़ों के ऊपर आई, अपडेट हुआ, IMF ऑन बोर्ड आ गया, और उसके बाद अब पूरे 1 साल और 1 महीने के बाद हम दोबारा कहें कि ये इमरान खान का कसूर है, तो बात थोड़ी सी समझ नहीं आती। इसमें अब आप लोगों का कसूर है, उसका कसूर जो था वो अपना हिस्सा डाल गया, अब 1 साल वाला हिस्सा आपका। मेरी बात सुनिए नजीम भाई, देखिए आप 4 साल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वही शराइत जो इमरान खान ने तय किए थे IMF से, अक्सरियत वही शराइत है जो आज हमारे और रियासत के गले पड़े हैं। आज IMF आपकी पूरी रियासत, एक एटमी रियासत पर, एक 22 और 24 करोड़ आवाम पर मुश्तमिल रियासत पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस शख्स ने मादे के बाद जब मादे से इन्हिराफ किया, अब वो तैयार नहीं है कि पहले शराइत पूरी कर लें, के बाद बात आगे बढ़ेगी। तो जब सूरत, दूसरी बात ये है, एक तरफ आप चाइना की तरफ आप अपनी खारिजा पॉलिसी, माशी पॉलिसी, क़ुर्बत दिन ब दिन दिखा रहे हैं चाइना के साथ, ईरान के साथ, ईरान और सऊदी के साथ, रूस के साथ, और उधर अमेरिकन सफ़ीर की क़ुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है और PTI के साथ। यानी यहाँ तक कि अमेरिकन सफ़ीर जाता है फवाद चौधरी जैसे पर, कोई ताज़ियत नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई ताज़ियत नहीं है, खुदा न खास्ता, फिर किस मकसद के लिए जाते हैं। तो जब ये हुकूमत में आए, उन्होंने अमेरिका के लिए वो काम किया जिसकी वजह से आज पाकिस्तान डूब रहा है। आज मुस्तकबिल के लिए लग ये रहा है, तासुर यही है कि ये वही कुछ कर रहा है, वही कुछ करने का इरादा रखता है जो माजी 4 साल में वो कर चुके हैं। तो जब सूरत हाल ये हो, अमेरिका IMF की पुष्ट पर हो और आपकी ताल्लुकात इस तरह के हो, तो फिर IMF आपके साथ कैसे मुआहदा करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी?
और आपने उसकी साबिका वज़ीर ख़ारिजा की बातें भी आपके सामने, क्या पर्दे के पीछे वो नहीं करेंगे? इस शख्स ने आपकी दिफाई क़ुव्वत को निशाना बनाया, इस शख्स ने अदालत को निशाना बनाया। ये क्या कुछ हो रहा है? उन्होंने जनरल बाजवा को स्टेशन देने के लिए आसिम मुनीर के साथ क्या कुछ नहीं किया। आज ये अपने चीफ जस्टिस को आइंदा लाने के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा है फैज़ इस्हाक़ का रास्ता रोकने के लिए। जब सूरत हाल ये जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने वाले जो अमेंडमेंट थी आर्मी एक्ट अमेंडमेंट में, PMLN पीपल्स पार्टी सब ने जाके उसके लिए वोट डाला हुआ है। सर क्या कर रहे हैं आप हाफिज साहब? सारों ने तो जाके वोट डाला था जनरल बाजवा को एक्सटेंशन। एक दो दिन में देखिए, एक दो दिन में चीन का वज़ीर ख़ारिजा आ रहा है और उसी दिन इमरान खान ने पूरे मुल्क में एहतजाज कॉल किया है। ये क्या मैसेज दे रहा है अपने दोस्त मुल्क को कि मुल्क में इस्तेहकाम नहीं है, मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है। और एक तरफ उनके आने के वक्त वो पूरे मुल्क में इस्तेमाल दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकन सफीर को घर पे बुला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छा, क्या शौकत तरीन ने अपने वज़राए ख़जाना को KPK के वज़राए ख़जाना और पंजाब के वज़राए ख़जाना के साथ गुफ्तगू उन्होंने तस्लीम किया? ये किस किस्म की गुफ्तगू थी? ये माशी तबाही और रियासत की तबाही के असबाब और सामान नहीं है। इकोनॉमिक फ्रंट के अंदर इसमें लीडरशिप का एक इम्तहान है और वो इम्तहान ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा सांस लेने की गुंजाइश पैदा करें, अपने लिए भी और इदारों के लिए भी और लोगों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी आने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं दो गुजारिशात आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। 2018 से पहले पाकिस्तान का शुमार को डेवलप्ड या तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं होता था। पाकिस्तान उस वक्त भी तरक्की पजीर ममालिक में था और ये नहीं हुआ कि 2018 में यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही थीं और फिर 4 साल दौरे हुकूमत के बाद यहाँ पर ये सब तबाही आ गई। और मैं इसके ऊपर एक बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे 6 माह दे दे, मैं 6 माह के अंदर हर चीज़ कंट्रोल कर लूँगा। तो देयर इज़ अ सेइंग कि आपको अपनी कमिटमेंट को पूरा करना होता है। अगर उन्होंने आप कमिटमेंट की और सारी चीज़ें की और ये तबाही और बर्बादी की बुनियाद रखी। और मैं ये समझता हूँ हमारा डायलेमा ही ये है कि हम आने से पिछले वाले के ऊपर हर इल्ज़ाम धरने के लिए तैयार होते हैं। ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का वतीरा ऑनवर्ड्स फ्राम लेट 70s यही चला आ रहा है। मेरे से पिछले ने ये किया, मेरे से पिछले ने ये किया। ये बात ये नहीं है। बात ये है कि हमारी प्रायोरिटी के अंदर पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी कहाँ पर स्टैंड करती है। अब देखिए, मैं उसके अंदर आपको 2 गुजारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अभी मेरे बुज़ुर्ग हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इनका। इन्होंने फरमाया कि इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया इंटरनेशनली और वो अमेरिकन एम्बेसडर फवाद चौधरी के घर पहुँच गए। तो मुशर्रफ के दौरे हुकूमत के अंदर भी अमेरिकन एम्बेसडर जिन जिन लोगों के घर जाते रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमें उसको बयान करना चाहिए। अभी आज से फवाद चौधरी की तरफ जाने से चंद दिन पहले तक तो PDM इस चीज़ को पीट रही थी कि पाकिस्तान ने अमेरिकन के साथ ताल्लुकात को ख़राब कर दिया। जो बाइडन के साथ PTI ने जनाब अपने पाकिस्तान का जो रिलेशनिंग है स्टेट लेवल पे उसको डिस्टर्ब कर दिया और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से पाकिस्तान की इकनॉमिक पॉलिसी डिस्टेबलाइज हो गई और IMF हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर एक मुलाकात उन्होंने आके कर ली तो अब उसके बाद ये हो गया कि जी वो मुलाकात क्यों हो गई और उस मुलाकात की वजह से पाकिस्तान दोबारा तबाही के दाने। हम असल में जो रूट कॉज है इस पूरे प्रॉब्लम की उसकी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। इल्जामात की सियासत बयानिया दिया जा रहा था इमरान खान की जानिब से कि अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई है पाकिस्तान में। उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चंद एक रहनुमा थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, अमेरिकी सफारत खान ने जाके उनके जो भी चार्ज दी फेयर या उनके जो अब एम्बेसडर हैं उनसे जाके मुलाकातें करते थे। पब्लिक नहीं की जाती थी वो मुलाकातें, उस वक्त भी करते थे। सर मैं उसमें यही बात कर रहा हूँ ना कि आज भी उस बात से पीछे तो नहीं हुए कि उस ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर अमेरिका का हिस्सा था, लेकिन उसका हिस्सा होने का मकसद किसी जगह पे PTI ने ये नहीं कहा था कि हम अमेरिका से जंग छेड़ रहे हैं या हम अमेरिका के ऊपर हमला करने वाले हैं। एक रिजर्वेशन थी वो आज भी है, वो आज भी इस बात के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। कहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन उधर से इधर नहीं था आया, अब यहाँ से वहाँ गया था। अब तो इमरान ने बयान नहीं बदल दिया ना। अब आपने कब सुना कि वो वहाँ से सर था हमारी एट द एंड ऑफ द डे वो यहाँ से वहाँ गया या वहाँ से यहाँ आया। नदीम साहब उनकी इन्वॉल्वमेंट तो बहरहाल उसके अंदर मौजूद है ना। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इन प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय और एक दूसरे की लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय अगर
अगर हम चीज़ों का कुछ सीर हासिल रिजल्ट निकाल सकें, उसके अंदर अपनी पॉजिटिव इनपुट दे सकें और उसके अंदर अपना किरदार अदा कर सकें, तो मेरा ख्याल है वो चीज़ इंपॉर्टेंट। आप देखें, सब कहते थे कि इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठेगा। मैं आपके आखिरी प्रोग्राम में क्या किया था कि आप सिंसियरिटी के साथ कॉल करें, इमरान खान मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा। इमरान खान आया मुज़ाकरात की टेबल पर। अच्छा, उसने आपका एक दिन इंतखाबात का जो मुतालबा था वो मुतालबा भी उसने तस्लीम कर लिया। आप देखें ना, हर चीज़ आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक तो नहीं होगी कि आप हर चीज़ मनवा के आप ये कि इलेक्शन भी अक्टूबर में होगा और उसके पीछे जो मोटिव्स हैं आपके इल्म में है कि, और अभी जो बात की जा रही थी कि चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लाना चाहते हैं। भाई, अब चीफ जस्टिस किसी की मर्जी से नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियर मोस्ट जज ने ही चीफ जस्टिस आना है। अब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से पिक एंड ड्रॉप कर लेगा कि इसे ले आए और इसे ड्रॉप कर दे। तो वो काजी फाइज ईसा साहब ने ही आना है। काजी फाइज ईसा साहब के अलावा तो किसी ने नहीं ना आना। तो ये बात असल में अब इस बात को मेरा ख्याल है कि हम दोबारा मुतनाज़ा। आज इमरान खान की यहाँ अदालत में पेशी थी तो उन्होंने जर्नलिस्टों से बात करते हुए वो जो काजी फाइज ईसा के ऊपर उन्होंने एक सदारती रेफरेंस भेजा था, उसका इल्ज़ाम बहरहाल इमरान को उठाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि मुझे उसने कहा था, कभी उसने कहा था, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। तो वहाँ से जर्नलिस्टों ने पूछा कि आपने किसके कहे पे फाइल किया था, क्योंकि वो यही कहते थे कि वो मैंने गलती की। पहले तो उनका रिसेंट बयानिया यही था। आज उन्होंने कहा कि वो जनरल फैज़ से भी बहुत ऊपर से आया था। तो आप सब इशारा समझ सकते हैं कि वो इल्ज़ाम किसके सर पे डाल रहे हैं कि कहाँ से वो ऑर्डर आया था। काजी फाइज ईसा के ऊपर इस तरह का रेफरेंस फाइल होना काफ़ी ज़्यादा कभी इम्कान पैदा हो गया था उनकी 2-3 जजमेंट्स के बाद। पहले उन्होंने कोयटा ब्लास्ट के ऊपर एक जजमेंट दी, फिर फैज़ाबाद धरना के ऊपर जो उन्होंने जजमेंट दी वो शायद ट्रिगर पॉइंट था, जिसके बाद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया कि नहीं, अब तो रेफरेंस डालें और इनको यहाँ से किसी तरीके से हटाएं, क्योंकि उस वक्त के जो DGC थे शायद जनरल फैज़, उनके नाम समेत वो ऑर्डर पास हो गया था। और फैज़ाबाद धरने में क्या चीज़ें मिसमैनेज हुई उसको भी हाईलाइट किया। कोयटा ब्लास्ट के अंदर भी उन्होंने इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया था और बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी। उसके ऊपर बाद में किसी ने अमल दरामद करने की ज़हमत अभी भी नहीं की, लेकिन वो रिपोर्ट बहुत अच्छी है, अभी भी कोई उसको पढ़ ले। तो ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमने पाकिस्तान में इकॉनमी की मुश्किलात से जुड़े हुए मसाइल, लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा करने, उनके लिए भूख, अफलास, आटे का ख़रीदना एक कितनी बड़ी तगदो है उसको डिस्कस किया। लेकिन ज़िंदगी बज़ाते ख़ुद कितनी मुश्किल हो चुकी है। आज दहशतगर्दी के वाक़यात की नोयत ऐसी है कि कुर्रम में एक वाक़या हुआ है जिसके अंदर स्कूल टीचर्स को शहीद कर दिया गया। नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है जहाँ 6 पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही शहीद हो गए। तो ज़ुबैर साहब, कोई अच्छी खबर होती है ना, वो शेयर करना, वो मुझे लगता है आजकल मुश्किल होता जा रहा है। जिस दिन कोई और खबर ना हो उस दिन पता चलता है सुप्रीम कोर्ट ने आज फलानी चीज़ पे नोटिस ले लिया, पता नहीं कल हुकूमत बचनी है या वज़ीर-ए-आज़म बचना है या नहीं बचना। कोई सीधा काम नहीं हो रहा पाकिस्तान में सम हो। यहाँ मुझे आपकी जो लीडरशिप है ना सारी, उसकी नाकामी नज़र आती है। नहीं, ये तो सही नहीं होगा कि सिर्फ हमारी लीडरशिप की। मैं एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। अभी जो बात हो रही थी कि वो फवाद चौधरी के घर आए अमेरिकन एम्बेसडर, ये इसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि ये इन्होंने डिप्लोमेट्स के साथ ये मिलते थे और 1-2 मीटिंग्स का हवाला दिया था जो कि एक नॉर्मल डिनर्स थे जिसमें मैं भी मौजूद था। और वो उस पर बाद में इन्होंने प्रोग्राम भी किए कि जी फ़लाने दिन ये एहसन इकबाल और फ़लाना भी मिले थे ऐसे कि हमको रजीम चेंज करने के मिले थे। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक PTI को आप रियलाइज़ ज़रूर हो रहा होगा कि ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। अभी भी जब से ये परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर थे जब, तो उस दौरान वो वहाँ लाहौर में जो डिप्लोमेट्स थे उनको मिलते थे। अब इसी तरह से कहा गया कि जी वो मरियम नवाज़ को एक दफ़ा जाके मिले थे, अमेरिकन डिप्लोमेट को मिली थी, और फिर उसके बाद वो शहबाज शरीफ को मिले थे, तो देयरफॉर प्रूव हो गया कि जी वो रजीम चेंज का ये सारी प्लानिंग हो रही थी। सो नथिंग ऑफ द सॉर्ट। सो वो बिल्कुल उनको रिपेयर करने चाहिए अपने ताल्लुकात, और उसका मतलब ये होगा पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपेयर करने चाहिए। मुझे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि PTI ने वो रियलाइज़ कर लिया और अब वो अपने बाहर जो उनके लोग हैं उनके थ्रू वो वर्क कर रहे हैं कांग्रेचुनल लीडरशिप से। ज़ुबैर साहब, लेकिन क्या हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो किसी बसीरत का मुजाहरा कर रहे हैं? लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात महंगाई की वजह से हो, आटे चीनी का बहरान हो, ग़िज़ाई किल्लत हो, ज़िंदगियाँ एट स्टेक हों। ये मैंने 2 वाक़या सिर्फ बताए हैं, कुर्रम का और नॉर्थ वज़ीरिस्तान का। तो क्या हमारी आंखें खुली नहीं है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है? सही कह रहे हैं नदीम, दैट इज़ वाई जो हमारी साइड पर जो भी पोजीशन थी कि जी हमें PTI के साथ
मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मेरा उसमें एक इनपुट था और वो अब भी है कि देखें, इट्स नॉट जस्ट अबाउट PTI एंड PMLN और PDM। ये पूरी जो कौम है वो देखना चाहती है कि कोई लीडरशिप जो है, पूरी सियासी लीडरशिप किसी एक नतीजे पर पहुंचे, ताकि कोई फ़ैसला ऐसा हो जिसमें दोनों एग्री करें, ताकि उससे एक तो मैसेज सारी दुनिया को अच्छा जाएगा और फिर एक सर्टेनिटी का पहलू आएगा जो कि मईशत को आगे ले जाने के लिए लाजमी जुज़ होता है। अनसर्टेनिटी में मईशत नहीं चल सकती, चल ही नहीं सकती। तो वो उस वजह से मेरा ख्याल है वो जो दोनों साइड्स बैठी थी, बहुत से लोग PTI में कहते हैं कि जी वो तो बड़ा हमारे लिए लॉस हो गया, हम ऐसे शो कर लग रहा है कि जी हमने अपनी डिफ़ीट एक्सेप्ट कर लिया कि स्ट्रीट्स के थ्रू अब हम मुज़ाकरात पर आ गए। मेरा ख्याल है अगर PTI में ये एहसास हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी साइड से भी मुज़ाकरात पर फोकस करना चाहिए और ज़ोर देना चाहिए, ताकि वो एक दिन इलेक्शन हो या अलग अलग हों, जो भी हों, एक तो वो फंडामेंटल के दोनों साइड्स एग्री करें, ताकि वो जो नताइज आएंगे उसके बाद भी एक वो एग्रीमेंट हो के चलें जी ये जीत गए और हम हार गए और आगे मुल्क चलेगा। और अब वो जो मईशत को ठीक करने का जो सबसे अहम चीज़ है, सो मेरा ख्याल है पूरी कौम हमारी तरफ देख रही है। वो एक दूसरे को इल्ज़ाम, मैं बिल्कुल सही पे उन लोगों में नहीं हूँ कि वो कि जी ये उनकी वजह से है, ये उनकी वजह से, लेकिन वो जो एक्सटेंशन की बात हुई थी और आपने जिक्र किया था कि वो सबने किया था, उसमें मरियम नवाज ने पोजीशन अपनी बात में क्लियर की थी कि वो इस गुनाह में शामिल नहीं। ज़ुबैर साहब, मरियम नवाज की क्लैरिफिकेशन मैटर तब करती कि आपकी पार्टी के कौमी असम्बली के अरकान जो है वो वोट ना करते। मरियम नवाज की क्लैरिफिकेशन मैटर नहीं करती, आपकी जमात ने वोट किया। अब आप उस बोझ में बराबर के शरीकेकार हैं। ने भी वोट नहीं किया था। नहीं सर, आप शरीकेकार हैं, या तो आपकी जमात उसमें अपोज करती, अब आप हिस्सेदार हैं। गैर मशरूत हमायत ये ऐलान किया था ख्वाजा आसिफ ने लंदन से नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद। बड़ा क्लियरली ये कहा था कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूं। सर, फिर आपकी पार्टी ना वोट डालती ना। हाफिज अब्दुल्ला साहब से पूछते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ज़ुबैर साहब का कहना है कि मुज़ाकरात एक रास्ता है ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। JUI मुज़ाकरात PTI से करने की मुखालिफ है, आप क्या कहेंगे? देखिए नदीम भाई, मैं तो एक दो तीन बातों की वजाहत करूँगा। जो ज़ुबैर भाई ने भी की एक्सटेंशन की बात की जनरल बाजवा साहब की, उस वक्त PDM नहीं थी, जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था। उन्होंने एक्सटेंशन में वोट करने के हवाले से कोई हिस्सा नहीं लिया, वो उनसे दूर रहा और इसके ख़िलाफ़ था, जमीयत उलमा इस्लाम इसके ख़िलाफ़ थी। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने बात की, मैं कौन था मुझे पता नहीं है, उन्होंने बात की कि मिलने में क्या फ़ायदा है अमेरिकन सफ़ीर का। ये असल में ये यू टर्न के मास्टर है। आपको याद होगा अपनी हुकूमत गिराने में उन्होंने मौरद इल्ज़ाम ठहराया साइफ़र आपके सामने अमेरिका को, फिर कहा कि नहीं मेरी हुकूमत बाजवा ने गिराई, फिर कहा कि नहीं मैंने बाजवा के मशवरे से 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील की। ये उन्होंने बात की। अब ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि इनके साबिका वज़रा पार्टी के रहनुमा क्या बैरूनी ममालिक के सफ़रा यूरोपियन ममालिक के अमेरिकन के पास नहीं गए कि क्या करने के लिए गए हो? और ये शख्स जब वज़ीर आज़म था, ख्वाह सऊदी में हो, अमेरिका में हो, जहाँ भी हो, उन्होंने वहाँ गंदे कपड़े धोए, हुकूमत रियासत पर, सियासी लीडरशिप पर करप्शन का और करप्ट होने का इल्ज़ाम लगाया। फिर कहते कि मेरे साथ सरमायाकारी करे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। तो इसका तरीक़ाकार ये है, आपको याद है 126 दिन के धरने में हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवाना, शवर नाफरमानी की बात की, चाइना का जो प्रेसिडेंट आ रहा था उसका रास्ता रोका गया, CPEC का रास्ता रोका गया। इसने वो कौन सा काम किया है जिसकी वजह से रियासत मजबूत हो? जहाँ तक आपने मुज़ाकरात की बात की, देखे जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाकरात के हक़ में नहीं है। एक ऐसे शख्स के साथ जो शख्स आइन शिकन हो और काजी फ़ायज़ ईसा के केस में बददियानत हो, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको आइन शिकन साबित किया कासिम सूरी के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बददियानत साबित किया काजी फ़ायज़ ईसा के केस में, फार्म फंडिंग केस में एक आइनी इदारे इलेक्शन कमीशन ने उसको चोर साबित किया कि इसने इसराइल से भी पैसे लिए, झूठा है, इसने इंडियन से भी पैसे लिए, इसने पता नहीं कहाँ किस किस से पैसे लिए और कहाँ गए वो पैसे। और इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, उन्होंने तो शखाना में उसको भी चोर साबित किया
ये तमाम चीज़ें। और इसके अलावा उन्होंने रियासत की फोर्स पे हमला किया, जमान पार्क में 2 दफ़ा जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमला किया, उन्होंने अदालत की तौहीन की, उन्होंने आइन की तौहीन की, उन्होंने पार्लियामेंट की तौहीन की। इन्होंने हर वो काम किया जो डिक्टेटर ने किया। डिक्टेटर का काम आइन शिकनी था, इसने आइन शिकनी की। डिक्टेटर का काम असेंबली की तहलील थी, उसने असेंबली की तहलील की। आज चाहते हैं अपने मर्जी के मुताबिक, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी चाहते थे, क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। आज वही खेल खेला जा रहा है, इमरान खान वही कुछ कर रहा है। लिहाजा इस शख्स के साथ बैठना ये सियासत को गंदा करना है। इस शख्स का सुनना, ये सियासी आदमी नहीं है, ये सियासी तौर पर एक इंतहा पसंद, शिद्दत पसंद आदमी है। ये जमहूरियत के माथे पर एक सया दबा और सया दाग है। इसके साथ बैठना सियासत को आलूदा करना है। इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। और फिर ये फैसला किसने कहा कि आप उनके साथ बैठिए? तीन अरकान पर मुश्तमिल बेंच ने किया, और उस बेंच पर पार्लियामेंट ने बिल इत्तेफाक आदमी एतमाद का इजहार किया। आपको याद होगा, आज से 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अदलिया जुज़ है आइन का। तो जब यह तस्लीम कर लिया गया कि अदलिया जुज़ है आइन का, तो आइन तो तख्लीक है पार्लियामेंट का, तो फिर अदलिया भी तख्लीक है पार्लियामेंट का। तो फिर यह भी तस्लीम किया जाए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को क्यों तस्लीम नहीं किया जाता? क्यों मैं इमरान खान की मर्जी के मुताबिक डीट दे दूं? 90 दिन के अंदर इलेक्शन करना यह आईनी तकाजा है, लेकिन उससे आबो पर करना, अगर इमरान खान की मर्जी शामिल हो फिर कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। आईनी मुद्दत पूरी करना आईनी तकाजा है। हामिद रज़ा साहब को भी साथ शामिल कर लें। लेकिन अगर मुशावरत से आप आइन तोड़े पर कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। ये हामिद आइन तो तोड़ना नहीं चाहिए हाफिज साहब। आइन में जो कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वही बका का रास्ता है, अदरवाइज सारा कुछ टूट फूट जाएगा। हामिद रज़ा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट क्या इस नाज़े को हल कर सकती है या सियासी कुव्वतें को ही हल करना चाहिए? हामिद रज़ा साहब से पूछ लें। इजाजत है नदीम भाई, एक बात की इजाजत है, पर हामिद रज़ा के पास आप जाए। क्या आइन में यह है कि आप जाके पार्लियामेंट में पीडीएम के साथ बैठ के वक्त से पहले असेंबलियां तोड़ दे? क्या ये आइन में है? वैसे तो जिस तरीके से असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं वो तरीकाकार ही दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसमें वो कहते हैं मैंने जनरल बाजवा से मशवरा करके असम्बलियाँ तोड़ी थी, तो सारा तरीकाकार तो आइन के ऊपर, मैं अभी की बात करता हूँ, मैं अभी की बात करता हूँ। हामिद रज़ा साहब से पूछ रहे हैं। हामिद रज़ा साहब, क्या ये जो हामिद रज़ा साहब, ये जो फसाद है इस वक्त, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको समेटने की अहलियत रखती है या सियासी कुव्वतों को सर जोड़ना चाहिए? क्या होना चाहिए? जी नदीम भाई, मेरा ख्याल है आपने हाफिज़ साहब को 3 साढ़े 3 मिनट दिए हैं, और उन्होंने जो भी तनकीद की है मैंने बड़े खुले दिल के साथ बग़ैर इंटरप्शन के मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है। मेरा ख्याल है आप 2.5 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यू टर्न का इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर आता है ना नदीम साहब, ये तो एक तो पॉलिटिकल बात है। मैं आपको इससे 1 स्टेप अहेड चल के चलता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ औरत की हुक्मरानी हराम करार देने का फतवा किसने दिया था? और फिर कौन उनकी कश्मीर कमेटी, उनकी गवर्नमेंट के अंदर कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बन के बैठा था? क्या वो यूटर नहीं था? परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ सो कॉल्ड जो जदोजहद थी KPK के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर MMA की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को उस वक़्त की हमारी JUI लीड कर रही थी, इनके वज़ीर आला थे वहाँ के। तो जिस वक़्त इलेक्टोरल कॉलेज पूरा करने की बारी आई तो क्या वहाँ पर वोट नहीं दिया गया? सड़कों पर आवाम को गुमराह किया गया, लोगों पर मीडिया पर के सामने आवाम को गुमराह किया। क्या वो यू टर्न नहीं था? जनरल बाजवा के बारे में जो कुछ PDM के जलसों के अंदर खड़े होकर कहा गया, और उसके बाद अब इनके मुंह से ये PDM की लीडरशिप का या PMLN की लीडरशिप के मुंह से एक सिंगल वर्ड नहीं निकलता जनरल बाजवा के बारे में। क्या वो यू टर्न नहीं था? तो आप पहले तो ये तयन कर लें कि अगर यू टर्न ही की बात है तो पाकिस्तान के अंदर यू टर्न की बिगनिंग करने वाली जमातें कौन सी हैं या पाकिस्तान में? और फिर क्या जब मोहतरमा के साथ कुछ लोग इत्तेहादी थे तो उन्होंने वहाँ पर बैठकर नवाज शरीफ की हुक्मरानी को, नवाज शरीफ को गद्दार नहीं साबित किया था? फिर जब वो नवाज शरीफ के अलाए बने तो उन्होंने फिर मोहतरमा के ऊपर IGI बनने से पहले मोहतरमा के ख़िलाफ़ उनके इक़्तिदार के हराम होने का फतवा नहीं दिया? मैं यही बात कहता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक
हम इस सारे सिनेरियो से बाहर निकलें। ये इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत है। एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे की इज्जत करें। और अगर यहाँ तक ये बात आ गई है कि इस शख्स ने मुल्क को तबाह कर दिया है, तो इतना बड़ा मुल्क किसी एक शख्स की 3 या 4 साल की वजह से तबाह नहीं होता। मैंने पहले भी बात की है कि या तो पाकिस्तान बहुत डेवलप्ड कंट्री था, पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें बह रही थी। और फिर मैं आपको एक और बात अर्ज करता हूँ, चलें जी, जिस वक्त वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे तो वो जो मॉडल टाउन में मैसेकर हुआ था, वो हमने क्या करवाया था? वो जिन लोगों ने किया था, जिसके अंदर मौजूदा पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर इन्वॉल्व था, वो मैसेकर ना करते तो लोग वहाँ पे धरना दे के ना बैठते। 16 लाशों की कोई हैसियत नहीं थी कि उसके ऊपर एहतजाज ना किया जाता या प्रोटेस्ट ना किया जाता। अच्छा, फिर इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ यहाँ पर धरने लेकर आई, मुख्तलिफ पार्टीज़ लॉन्ग मार्च लेकर आई, तो क्या सिर्फ उनके लॉन्ग मार्च का मकसद या उनके धरने का मकसद पॉजिटिव है? बाकी इमरान खान जो भी करे वो सारा कुछ नेगेटिव है। देखिए, अब आप सुप्रीम कोर्ट पे भी बता दें, आपने काफी चीजों के जवाब दे लिया अपना। 2 गलतियां उस साइड से। क्या ये हल सुप्रीम कोर्ट देगी या सियासी जमातों को देना? नहीं, मैं तो नदीम साहब आपको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट बता दूं। एक तो आज जो 2 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमारी फौज के 6 जवान शहीद हुए हैं और दूसरा 6 असातिज़ा शहीद हुए हैं, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। मैं अब पाकिस्तान के अंदर ब्लैक एंड वाइट क्लियर हूं कि ये पहले तालिबान आए, तालिबान के बाद TTP और अफगान तालिबान की बात की गई हमारी रियासत की तरफ से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। हम वो तमाम लोग थे जो तालिबान के खिलाफ खड़े हुए, हमने अपनी जानों की कुर्बानी। आज हमें ये पता नहीं लगता कि ये TTP प्रो पाकिस्तान है या एंटी पाकिस्तान है। जब ये हमारे जवान शहीद कर देती है तो हमें पता लगता है TTP एंटी पाकिस्तान हो गई। जब ये दिल करता है उस वक्त क्या देते हैं कि नहीं जी। देखें, एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायरेक्शन दे कि वो बैठें या ना बैठें। ये काम है पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप का। लेकिन पाकिस्तान की रियासत का फेलियर है अगर आप पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें कि हम 20 साल हम कमोबेश 90,000 कुर्बानियां, जिसमें सिविलियन और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शरीक हैं, हम 90,000 कुर्बानियां देने के बाद आज तक ये तयन नहीं कर सके कि कातिल 4 साल के लिए वो कातिल होते हैं, 3 साल के लिए वो हमारे कौमी दायरे में शामिल होते हैं, 4 साल के लिए वो पाकिस्तान मुखालिफ होते हैं, फिर 4 साल के लिए पता लगता है। साहब से पूछे प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स किया वो जुबैर साहब, क्या पार्लिमान को एक ब्रीफिंग या एक कमेटी इस मौजू पे नहीं बनानी चाहिए जो अभी साहिबजादा साहब ने उठाया, और वहाँ पर ये फैसला करें कि ये किसने फैसला किया था कि TTP के लिए सरहदें खोल दें, TTP के लिए जेलों के दरवाजे खोल दें? 200 बंदा उनका छोड़ा गया, TTP के लोगों को प्रेसिडेंशियल पार्डन से रिहा कर दें। कहीं ये आपको ब्लैक एंड वाइट में चीज़ रजिस्टर करनी चाहिए और लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए। ये फैसला किसका था, किसने लिया, इनपुट कहाँ से थी, और जिम्मेदारी का तयन करें। देखें, ये बहुत ही अहम पॉइंट है और जिसकी वजह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई हैं। इस सवाल का जवाब कि क्या TTP और ये अगस्त 2021 जब काबुल फ़तह किया तालिबान ने, तो उसके बाद उस वक्त जो हमारी हुकूमत थी और उस वक्त जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट थी, ये उनका फ़ैसला था, इमरान खान का फ़ैसला था। इमरान खान इज़ ऑन रिकॉर्ड रिपीटेडली टू हैव सेड कि जी हमने, और अब भी उन्होंने उस पॉलिसी को डिफेंड किया है कि हम इतने हज़ारों लोगों को वापस तो नहीं भेज सकते थे, वापस नहीं भेज सकते थे। आप ये पता होते हुए कि ये टेररिस्ट पास्ट है, इनका TTP इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ बीन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डे। वो बनी किस लिए थी, वो किससे लड़ने के लिए बनी थी? अफगानिस्तान में तो तालिबान थी, तो यहाँ TTP का मकसद क्या था? वो कोई अमेरिकन से तो नहीं लड़ने के लिए आए थे, वो तो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बनी थी। और निशाने पर उन्होंने सिर्फ फ़ौज को नहीं, सिर्फ पुलिस को नहीं, सिविलियंस को भी रखा। आपको पता है कि उन्होंने जो जितनी दहशत गर्दी फैलाई थी, आपने इमरान खान साहब ने फिर फैसिलिटेट किया। आपको याद है वो जो 15 अगस्त के बाद फतह करने के बाद जनरल फैज़ वहाँ काबुल पहुँचे थे और वो कॉफ़ी का कप लेके खड़े थे एज इफ़ कि उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा मार्का मार लिया है, और वो हमें बताया गया था कि अब हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं होगी बिल्कुल भी, जो थोड़ी बहुत रह गई थी वो इंडियंस की प्रेजेंस की वजह से थी। अब पता चला कि, और इमीडिएटली विद इन मंथ्स ऑफ दैट
आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी फ्रॉम दी अफगानिस्तान साइड, और वो थे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे, और उनके भाई वहाँ बैठे थे और हम उनके साथ नेगोशिएशंस कर रहे थे कि ठीक है हम इनको फैसिलिटेट करते हैं। सो इमरान खान एंड दी एस्टैब्लिशमेंट। एक आखिरी मिनट है हाफिज साहब से भी इसका अगर जवाब ले लूँ आपकी इजाज़त से। हाफिज साहब, इसके ऊपर एक पार्लियामेंट को कमेटी बना के फैक्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए, ज़िम्मेदारों का तयन करें। पाकिस्तान के आज जवान 6 शहीद हुए हैं, रोज़ाना की मिकदार पे हमले हो रहे हैं, आज असातिज़ा के ऊपर हमला हो गया, कल किसी और पे ऊपर हो जाएगा, तो क्या ज़िम्मेदारों को तयन करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है? मैं नदीम मलिक साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। सबसे पहले तो मैं इन शहादतों पर इंतहाई दर्द के साथ, अफसोस के साथ यकजहती का इज़हार भी करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ जो हमारे जवान शहीद हुए आर्मी के। एक बात। दूसरी बात यह है जो ज़ुबैर साहब ने नुक्ते उठाए, हमारे भाई अहमद रज़ा साहब कहाँ से कहाँ बात लगी उन्होंने शुरू की, बातों का जवाब तो नहीं दे सकते हैं। आप मुझे यूटर्न का मास्टर कहते हैं तो आप तो पंजाब के वज़ीर आला वो जो परवेज़ इलाही साहब के सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज वो PTI का सदर बन चुका है। आप इनको फाशिस्ट और दहशतगर्द कहते थे, आपने कहा कि ये बहुत नफीस लोग हैं। क्या क्या दास्तानें। 30 सेकंड में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा हाफिज साहब। क्या एक स्टैंडिंग कमेटी बनाकर फैक्ट फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए? PTP के लिए रास्ता दोबारा किसने बनाया? देखिए ना, ये देखिए नदीम भाई ये कौमी मसला है। पूरी पार्लियामेंट को कमेटी की सूरत देकर पूरी पार्लियामेंट इस पर बहस करे, क्योंकि ये मसला इमरान खान ने किया है सब कुछ, जैसे जुबैर ने कहा। 36,000 या 35,000 लोगों की बात इमरान खान ने की, रास्ता उन्होंने दी, ये पॉलिसी उनके मुताबिक जनरल फैज की थी, गुज़िश्ता स्टैब्लिशमेंट की थी। लिहाजा पार्लियामेंट इस पर फैसला कर ले कि कौन कौन इसमें मुजरिम है, इसकी सजा क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या फैसले होनी चाहिए। पार्लियामेंट अगर सुप्रीम है, पार्लियामेंट को इसके ऊपर टाइम लगाना चाहिए और जिम्मेदारों का चाहिए, इससे बचना नहीं चाहिए, इस जिम्मेदारी से। हाफिज हमदुल्ला साहब, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।